हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से टारगेट कोचिंग सेंटर में। मैं रोहित पुष्पक। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं प्रकाश जो यूनिट है आपकी 10th क्लास की, उसके बारे में बता रहा हूँ लगातार। उसी के क्रम में आज हम एक नए टॉपिक की ओर चलते हैं जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और इस घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे कि मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाऊं कि मान लो कोई ये एक मेरे पास दो माध्यम है। ऊपर वाला जो माध्यम है वो है वायु का और नीचे वाला माध्यम है कांच का। तो जब कोई प्रकाश की किरण वायु से, देखो ये वायु से प्रकाश की किरण आ रही है जिसे हम आपतित किरण कह रहे हैं, और ये आ रही है और यहाँ से टकराने के बाद कांच में जा रही है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, यानी कोई प्रकाश की किरण वायु से कांच में जा रही है। तो वैसे तो अगर आप देखेंगे तो उस प्रकाश की किरण को, ये जो मैंने डॉट डॉट वाली रेखा बनाई है, उस प्रकाश की किरण को डॉट डॉट वाली रेखा की ओर जाना चाहिए, लेकिन वो इधर ना जाके नीचे की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। उसे जाना इधर चाहिए था लेकिन वो अपने मार्ग से विचलित हो रही है, इस साइड में आ रही है। तो इस प्रकार की जो घटना होती है उसे बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और उसके इस विचलन को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन कहते हैं। अब इसमें दो कंडीशन होती हैं। जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो दो कंडीशन, या तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये जो सीधा वाला जो मैंने लाइन खींची है 90 डिग्री पे, ये है अभिलंब। तो दो कंडीशन है, या तो आप जो किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है या तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब की ओर कब झुकती है? जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। विरल माध्यम कहते हैं वायु वाले माध्यम को यहाँ पे विरल कहेंगे और कांच वाले को सघन कहेंगे। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। और जब सघन माध्यम से अगर मैं इसके माध्यम को उल्टा कर दूं, कांच वाला ऊपर ले लूं और वायु वाला नीचे, यानी कि मान लो कोई प्रकाश की किरण कांच से वायु में जाती है तो वो अभिलंब से क्या होगी? दूर हट जाएगी। क्लियर? कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाती है और जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। क्लियर? क्योंकि अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो मैं लिख देता हूं कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, प्रकाश का अपवर्तन कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। अब बात आती है बेटा प्रकाश के अपवर्तन के नियम की, तो आप नई हेडिंग लिखेंगे इसी में, अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या होते हैं? तो बेटा प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। मैंने परावर्तन के भी दो नियम बताए थे।
जो परावर्तन का पहला नियम है और अपवर्तन का पहला नियम है वो समथिंग सेम है। इसमें क्या कहता है कि आपतित किरण, पहला नियम है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। इसके बाद आता है बेटा नंबर 2 दूसरा नियम। ये जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कोण बना हुआ है आई, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना हुआ है आई, इसी को बोलते हैं आपतन कोण। ये मैंने परावर्तन के नियम में भी बताया था कि आपतित कोण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे बोलते हैं आपतन कोण। और वहां पे क्या था, परावर्तित कोण और अभिलंब के बीच में जो कोण था उसे बोलते थे परावर्तन कोण। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये अभिलंब है, ये जो देखा क्या है अभिलंब, और ये क्या है अपवर्तित कोण। तो अपवर्तित कोण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, इसके बीच अपवर्तित कोण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे बोलते हैं अपवर्तन कोण। कौन सा कोण, अपवर्तन कोण। तो हम कहेंगे आपतन कोण और अपवर्तन कोण का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, नियत होता है। तो लिखेंगे बेटा आपतन कोण तथा अपवर्तन, आपतन कोण की ज्या, बोलेंगे बेटा आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब साइन, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, तथा की ज्या साइन का अनुपात, क्या अनुपात एक नेतांक होता है। क्या होता है, नेतांक होता है। तो दूसरा नियम कहता है आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नेतांक होता है। अगर पहला नियम कहता है कि आपतित कोण आपतन बिंदु तथा अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित कोण तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण की ज्या साइन यानी कि तथा अपवर्तन कोण की ज्या ब्रैकेट में साइन का अनुपात एक नेतांक होता है। तो फार्मूला करें तो बात आती है बेटा साइन आई बटे साइन आर बराबर एन। एन क्या है, एक नेतांक है। क्या है, एक नेतांक। तो साइन आई क्या है, आपतन कोण की ज्या, और आर क्या है, अपवर्तन कोण की ज्या। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, जो ये बटे का जो साइन है इसे बोलते हैं अनुपात। तो आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक क्या होता है, नेतांक होता है। और इसी को हम बोलते हैं स्नेल का नियम। इसे ही स्नेल का नियम इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। कभी कभी ये पूछ लेता है कि स्नेल का नियम किससे कहते हैं, जैसे बहुविकल्पी में उसने पूछ लिया स्नेल का नियम किससे कहते हैं, तो आप कहोगे साइन आई बटे साइन आर बराबर एन को ही स्नेल का नियम कहते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। क्या देखेंगे, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। तो संबंध क्या कहता है बेटा, इसके लिए फार्मूला होता है, अपवर्तनांक को हम n से प्रदर्शित करते हैं। किससे, n से। अब मान लो कोई प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही है। किससे जा रही है, वायु से कांच में। तब उसके लिए हम क्या बोलेंगे, तो उसके लिए फार्मूला होता है, मान लो वायु से कांच में, जैसे अपवर्तनांक को तो n से डिनोट करते हैं। मैं फार्मूला लिखवा रहा हूँ सीधे सीधे, इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको बहुत सारी चीजें बता सकूँ। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो अपवर्तनांक को हम n से डिनोट करते हैं। अब
जो प्रकाश है कहाँ से कहाँ जा रहा है, वायु से कांच में जा रहा है। कहाँ से, वायु से कांच में। तो हम बोलेंगे ए और यहाँ लगाएंगे छोटी सी जी, एन बार करके बेस में उसके ए और जी लगा लेंगे, यानी कि हो गया वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसे कैसे करके बोलेंगे ए एन जी को, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। फिर से बोलेंगे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। एन अपवर्तनांक है, ए फॉर ईयर, ईयर मतलब वायु, जी फॉर ग्लास, ग्लास मतलब कांच। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होता है, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल और बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। फार्मूला क्या होता है कि अगर वो ये कहता है कि कोई प्रकाश है जो वायु से कांच में जा रहा है, तो वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। अब यहाँ जरूरी नहीं है कांच हो या वायु हो, वो ये कह सकता है कि कोई प्रकाश कांच से जल में जा रहा है। अगर वो ये कहता है प्रकाश कांच से जल में जा रहा है, तो उसके लिए हम लिखेंगे बेटा GnW, यानी कि गिलास से वाटर में जा रहा है तो हम कहेंगे कांच से जल में जा रहा है तो GW, और कोई कह रहा है वायु से जल में जा रहा है तो हम कहेंगे बेटा AnW। ऐसे ही जिस भी चीज में जाएगा उसे ऐसे लिए, जैसे मान लो यहाँ किस में जा रहा था, वायु से कांच में, तो हमने कह दिया AnG, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। वो कह रहा है कांच से जल में जा रहा है तो हमने कहा GnW, यानी कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। वायु से जल में जा रहा है तो हमने कहा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। आप इसी प्रकार से कह सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल आपका ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये छोटा सा एक न्यूमेरिकल होता है, ये कभी कभी बहुविकल्पी में भी पूछा जाता है न्यूमेरिकल। जैसे मैं एक न्यूमेरिकल लिख देता हूं आपको, आप उस न्यूमेरिकल के माध्यम से समझेंगे। क्वेश्चन लिख दिया है मैंने। जैसे वायु में प्रकाश की चाल, मान लो कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है तथा कांच का अपवर्तनांक यानी कि 1.5 है, तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है, कभी ये वाली चाल पूछ लेगा वायु की, कभी माध्यम की चाल पूछ लेगा, कभी आपसे अपवर्तनांक पूछ लेगा। कोई भी चीज आपसे पूछ सकता है एक इसमें से, चाहे वायु में पूछ ले, चाहे माध्यम में पूछ ले, चाहे कांच में पूछ ले या अपवर्तनांक पूछ ले, किसी भी चीज की चाल पूछे आप इसी फार्मूले से करेंगे। क्वेश्चन मैंने समझाने के लिए इसके नीचे ही लिख दिया है कि वायु में प्रकाश की चाल इतनी है। एक बात और नोट कर लें, वायु में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये निश्चित है, ये बदलती नहीं है कभी। वायु में या निर्वात में, ये 1 नंबर में बहुविकल्पी में अक्सर पूछा जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है या वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो आप याद रखेंगे प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में या वायु में, कह सकते हैं कि वायु में प्रकाश की जो चाल होती है वो हमेशा निश्चित होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो अब हम देखेंगे अपवर्तनांक दे रखा है, n का मान कितना दे रखा है, ये देखो बेटा अपवर्तनांक, यानी कि n का मान दे रखा है हमें कितना, 1.5। तो हम सीधे सीधे अपवर्तनांक लिख लेते हैं। फार्मूला होता है n बराबर वायु में प्रकाश की चाल, जो फार्मूला ये लिखा है वही मैं लगा रहा हूं बेटा। अपवर्तनांक बराबर होता है
वायु में प्रकाश की चाल, और फिर क्या है बेटा, अब माध्यम है तो माध्यम कुछ भी हो सकता है, तो माध्यम यहाँ पे क्या दे रखा है, कांच। किस चीज का माध्यम है, कांच का, तो हम माध्यम की जगह शब्द लगाएंगे कांच में प्रकाश की चाल। किस चीज में, कांच में प्रकाश की चाल। अब अपवर्तनांक कितना है, 1.5। वायु में प्रकाश की चाल कितनी है, 3 × 10⁸। ये देखो वायु में प्रकाश की चाल कितनी है, ये लिखिए बेटा, वायु में प्रकाश की चाल कितनी है, 3 × 10⁸। मैंने लगा दिया 3 × 10⁸। अब कांच में निकालनी है बेटा हमें, तो हम यहाँ लिख देंगे कांच में प्रकाश की चाल क्या निकालनी है हमें, n का मान दे रखा था 1.5, वायु में प्रकाश की चाल थी 3 × 10⁸, और कांच में प्रकाश की चाल निकाली है, तो मैंने इसको लिख दिया कांच में प्रकाश की चाल। अब हम देखेंगे बेटा कांच में, तो ये कांच इधर आ जाएगा, कांच ये वाली लाइन इधर आ जाएगी और ये बटे में चला जाएगा, एक दूसरे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा कांच में प्रकाश की चाल। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ बटे 1.5। 5 दशमलव हटाएंगे 0, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी कि 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो हमने निकाल ली बेटा, कांच में जो प्रकाश की चाल है वो 2 × 10⁸ आएगी। देखो 1.5 था, दशमलव हटाया 0 लगा लिया मैंने, 30 हो गया, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो प्रकाश, कांच में प्रकाश की चाल आ गई है आपकी। ठीक, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, एक नोट कर लेंगे बेटा, बहुविकल्पी में अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और ये इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करके लिखेंगे कि वायु का अपवर्तनांक, वायु का अपवर्तनांक सबसे कम तथा हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट नोट है बेटा ये, कि वायु का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे कम होता है तथा हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे अधिक होता है। आप याद रखेंगे, बहुविकल्प में पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा जो अपवर्तनांक है वो हीरे का होता है, और सबसे कम अपवर्तनांक पूछेगा तो वायु का होता है। ये 1 नंबर में पूछे जाने वाला बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ भी चुका है कि वायु का अपवर्तनांक सबसे कम तथा हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन में पूछा जाएगा सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, या पूछा जाता है सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है। मैं कुछ चीजों के अपवर्तनांक आपको नोट करा देता हूं, ये याद रखेंगे। जैसे कुछ पदार्थ हैं, कभी कभी बहुविकल्पीय में दे सकता है, पदार्थ हैं कि वायु आपका
तो ये देखो मैंने आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट अपवर्तनांक और पदार्थों के नाम लिख दिए हैं। जैसे पेपर में कभी कभी ये वाली लाइन नहीं पूछ के वो ये पूछा वायु का सबसे, वैसे तो मैंने बताया आपको वायु का अपवर्तनांक सबसे कम तथा हीरे का सबसे अधिक होता है। अब उसने ये पूछिए सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, और 4 ऑप्शन दिए हैं। उसने ये पूछा कि सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, 4 ऑप्शन दिए जिसमें हीरा है ही नहीं। उसने क्या क्या दे दिया, वायु दे दिया, जल दे दिया, बर्फ दे दिया और एल्कोहल दे दिया। तो आपको पता है वायु, जल, बर्फ और एल्कोहल में सबसे ज्यादा किसका है, एल्कोहल का। तो कोई भी 4 ऑप्शन देगा, 4 में से देख के बताना है कि किसका सबसे ज्यादा है। अगर हीरा दे रखा है तो हीरे का सबसे ज्यादा है। मान लो ऑप्शन में हीरा है ही नहीं और हीरा की जगह कुछ और दे दिया, तो आप मान लो केरोसिन तेल दे दिया, बर्फ दे दिया, जल दे दिया, वायु दे दिया, तो केरोसिन का सबसे ज्यादा है। अगर उसने क्राउन कांच दे दिया, केरोसिन, एल्कोहल, बर्फ दे दिया, तो कांच का सबसे ज्यादा है। तो इस प्रकार से आप देख के बताएंगे किसका सबसे ज्यादा है। वैसे इंपोर्टेंट यही पूछता, सबसे कम वायु का और सबसे ज्यादा किसका है, हीरे का। आपको देख रहे हो हीरे का 2.42 है और वायु का 1.003 यानी कि समथिंग 1 के है। तो आप ये याद रखेंगे, ये इंपोर्टेंट है आपके। और नेक्स्ट टॉपिक हम कल पढ़ेंगे लेंस के बारे में, कि लेंस क्या होता है, लेंस के कितने प्रकार होते हैं, लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, इन सब के बारे में हम कल नई वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, और आप वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें। गुड मॉर्निंग और थैंक्स फॉर वॉचिंग।